इसको मार्केट अच्छे से नहीं किया गया? व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए मैम, स्टार्टिंग में जो प्रेजेंटेशन थी होम्योपैथी की, कहीं न कहीं वो उस लेवल पे नहीं थी जैसे कि अदर फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ हैं या जो अदर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हैं। होम्योपैथी के बारे में माना जाता है कि ये बहुत लेट। देखिए, ये बिल्कुल भी भ्रांति है कि होम्योपैथी बहुत देर से काम करती है। जब हम डब्ल्यूएचओ जैसे हेल्थ बॉडीज़ को अगर हम देखें, तो वो कैसे कितना रिकॉग्नाइज़ करती देखिए हैं? मैम, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले की स्टडीज़ है डब्ल्यूएचओ की, उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी जो है वो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मेडिसिन आज की डेट में कहला रही है। भरोसा है शायद, यस। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग कहीं न कहीं इसका मेन जो फैक्टर था, बट अब जो है मैम, बताना चाहूँगा कि जो भारत है, यही पूरा ग्लोबल होम्योपैथी का विश्व गुरु बनने जा रहा है। अरे हमारे बच्चों को तो ऑटिस्टिक बता दिया, एडीएचडी है, वो घबरा जाते हैं। तो क्या ये बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं दवाइयों से या क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिंस कुमार। होम्योपैथी के जाने-माने नाम है, एक जाने-माने चिकित्सक हैं। होम्योपैथी को लेकर दरअसल हमारे समाज में अगर बात करें तो कई सवाल उठते हैं। क्या ये सच में काम करती है? क्या ये सिर्फ़ एक प्लेसिबो है? क्या होम्योपैथी हर बीमारी का इलाज है या सिर्फ़ एक मिथ है? आज हम किसी बहस के लिए नहीं बल्कि तथ्यों के साथ सच्चाई समझने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या सच है और क्या है सिर्फ़ अफ़वाह? आपका स्वागत है डॉक्टर प्रिंस हमारे थैंक यू कार्यक्रम में। मैम। तो डॉक्टर, दर्शकों के लिए यहीं से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं, हर घर में मुझे लगता है भारत में होम्योपैथी के लिए लोग जानते तो हैं ही, लेकिन फिर भी अनजान हैं। तो होम्योपैथी दरअसल है क्या? अगर हम इससे शुरुआत करें, तो क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है, ये 200 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है और बहुत सारे लोग, जो पुराने लोग होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं, वो कई सदियों से उसको अपना रहे हैं और अपने परिवार को होम्योपैथी चिकित्सा द्वारा जो भी बिना साइड इफ़ेक्ट उसका जो ट्रीटमेंट है, अपने परिवार को लाभान्वित भी करा रहे हैं। बस लोगों में अवेयरनेस नहीं था, परंतु जब कोविड की जो ये फर्स्ट एंड सेकेंड वेव आई, उसके बाद लोगों का होम्योपैथी के प्रति रुझान बहुत बढ़ा। और रही बात, जो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि होम्योपैथी अगर प्लेसिबो है, होम्योपैथी में दवाइयाँ नहीं होती हैं, तो मैं खुद ही एक बच्चों का डॉक्टर हूँ, जो कि खास करके ऐसे बच्चे जो कि मेंटली कहीं न कहीं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसीज़ के शिकार होते हैं, जो एडीएचडी, ऑटिज़्म, जो बोल नहीं पाते हैं, कई बार सुन नहीं पाते हैं। अगर ऐसे बच्चों में मेरी दवाइयों के द्वारा स्पीच आ जाती है, बिहेवियर इश्यू सही हो जाता है, फिट्स आना ठीक हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये प्रमाणित करता है कि होम्योपैथी दवाइयाँ प्लेसिबो नहीं हैं। और मेरे से और भी बहुत सारे मेरे वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं, मेरे गुरु हैं, वो लोग भी ऐसे-ऐसे केसेस को ठीक करते हैं, जिनके बहुत सारे एविडेंस हैं, जो कि आईसीयू के पेशेंट को भी होम्योपैथी के द्वारा उन्होंने क्योर किए हैं, होम्योपैथी के द्वारा आईसीयू से बाहर निकाला है। तो कहीं न कहीं ये जो एक भ्रांति है कि होम्योपैथी प्लेसिबो है, इसको आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल हैं, आयुष मिनिस्ट्री और सीसीआईएस के पास बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर हैं, जो कि ये बताती है कि हमारी दवाइयाँ जो है वो काम करती हैं। बट यही है कि जो हमारी दवाइयाँ हैं वो सेलुलर लेवल पे जाके काम करती है, जिसके लिए दिल्ली आईआईटी के स्टूडेंट लोगों ने भी इस पे रिसर्च किया है। लेकिन डॉक्टर, फिर भी इसको ये क्यों माना जाता है कि ये एक प्लेसिबो है, या लोग नहीं जानते हैं, या नहीं, मतलब इसके पीछे की वजह हम क्या माने? क्या या इसको मार्केट अच्छे से नहीं किया गया? व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए मैम, स्टार्टिंग में जो प्रेजेंटेशन थी होम्योपैथी की, कहीं न कहीं वो उस लेवल पे नहीं थी जैसे कि अदर फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ हैं या जो अदर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हैं। बट आज के समय में बहुत तेज़ी से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इवन हम लोग के क्लिनिक पे भी खुद पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब आप दवा दे दीजिए, मैंने बहुत सारी दवाई कराई है, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। सुना है होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। इवन लोगों में अवेयरनेस नहीं था, बट अभी बहुत तेज़ी से लोगों के में अवेयरनेस बढ़ रहा है। बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च हो रही हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंटीग्रेट करके कर रही है। इवन बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट जो हैं, जो एम्स के साथ भी काम कर रहे हैं और उसके जो क्लिनिकल ट्रायल हैं, वो हमारे आयुष मिनिस्ट्री और सीसीआरएच की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। बस लोगों में अवेयरनेस नहीं था, इसलिए ये थी। बट अभी जो डब्ल्यूएचओ या और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो रही है और इसका विश्व गुरु भारत ही है मैम। तो डॉक्टर, ये जो माना जाता है, जैसे आज हम बैठे हैं कि हम भ्रांतियों पर बात करेंगे, मिथक जो है इसको लेकर, लेकिन
होम्योपैथी के बारे में माना जाता है कि ये बहुत लेट असर करती है। सो कोई इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। आज की डेट में हर चीज़ इंस्टेंट है। तो क्या ये सचमुच में बहुत वक़्त लगाती है? देखिए, ये बिल्कुल भी भ्रांति है कि होम्योपैथी बहुत देर से काम करती है, क्योंकि देखिए डिसीज़ 2 टाइप की होती है, एक एक्यूट होती है और एक क्रोनिक होती है। जो क्रोनिक बीमारी होती है, ये काफ़ी लंबे तक समय तक रहते हैं शरीर में, तो इनके इलाज के लिए समय लगती है। चाहे वो बात करें स्किन में, चाहे सोरियासिस हो, चाहे विटिलिगो हो, या ऐसी बीमारी जो कि काफ़ी लंबे समय से आपके शरीर में है, वो क्रोनिक कहलाती है। और क्रोनिक के जो बीमारियाँ होती हैं, आप किसी भी चिकित्सा पद्धति में जाइएगा, उसका टाइम लगता ही है उसको ठीक करने में, या उसको रिवर्स करने में, या उसको क्योर करने में। हुँ। वैसे ही होम्योपैथी में भी सेम इसी तरीके के जब जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, उसमें टाइम लगता है उसको उसके रिस्टोरेशन में, उसको हेल्दी लाने में। परंतु बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे केस जो एक्यूट होते हैं, जैसे कि सडन किसी को वोमिटिंग होने लगी, किसी को सिर दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, छींकें आने लगी, तो इन सभी जो कंडीशंस हैं, इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आती हैं। बट डॉक्टर जो होते हैं, जब दवाइयों का चयन पेशेंट के सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग, उसकी जो सारी सर्कमटेंसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मैम आप विश्वास नहीं करेंगे कि विदिन 2 मिनट्स के अंदर आपकी जो एक्यूट कंडीशन है वो ठीक हो सकती है। और मेरे क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, जो सेम डे मदर बोलती है कि सर फीवर आया है, और लेके आते हैं, वो सेम डे एक खुराक से ठीक हो जाता है। ये मेरी ही मेडिसिन नहीं, और बहुत सारी ऐसे मेडिसिन्स हैं, बस मेडिसिन का चयन सही होना चाहिए, और आपको डॉक्टर से ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि किस सर्कमस्टेंसेस में कंडीशन आई है। कई बार जैसे कोई बारिश से भीग के आया, तो उसको छींकें आने लगी। कोई कई बार कुछ घर में कोई डस्ट हुआ, उससे छींकें आने लगी। अचानक कोई कोल्ड विंड का एक्सपोज़र हुआ, सिर में दर्द होने लगा। अगर ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर को बताते हैं कि उसकी जो मॉडलिटीज़ क्या हैं, कॉज़िशन क्या है, उसके बाद जब दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, तो बहुत फ़ास्ट काम करती है। इवन एलोपैथी दवाइयों से भी ज़्यादा फ़ास्ट, बिना साइड इफ़ेक्ट काम करती हैं ऐसी हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ। तो जैसे एलोपैथी में ये होता है कि अक्सर हम सब डॉक्टर बन जाते हैं। हुँ? सिर दर्द हुआ हमें पता है क्या लेना है, पेट दर्द है क्या लेना है। तो हर बीमारी का इलाज मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर वाली तो नहीं, लेकिन फिर भी जो रोज़मर्रा की तकलीफ़ें होती हैं, हमें पता है कौन-सी दवाई लेनी है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा होता है क्या? देखिए मैम, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की खूबसूरती यही है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, जब हम लोग दवाई का चयन करते हैं, तो पेशेंट से उसके मानसिक शारीरिक लक्षणों को देखते हुए, उसके वो किस वातावरण में रह रहा है, उसका कोई मेंटल जो स्टेटस क्या है, वो उसका जहाँ पे जॉब कर रहा है, उसकी उस टाइम पर उसकी सर्कमटेंसेस क्या क्या हैं, तो उन जब सारी चीज़ों को देख कर हम लोग दवाई देते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही मेरिकुलस होता है। और होम्योपैथी जो इंडिविजुअलाइज होम्योपैथी साइंस जो है, लाइक के लाइक है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे घर में आप प्याज, जिसे हम लोग एलियम सीपा बोलते हैं, जब आप उसको काटते हैं तो आँख से पानी निकलने लगता है, और नाक से भी वाटर रिसाव होने लगता है। ऐसे ही इसी से दवाई बनती है, जिसका नाम है, मैं साइंटिफिक नेम होता है एलियम सीपा। तो एलियम सीपा जब हम लोग देते हैं पेशेंट में, ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिक जब आते हैं जिनके आँखों से पानी निकल रहा होता है, नाक से पानी निकल रहा होता है, तो यही दवाइयाँ जो हम उसको देते हैं पोटेंटाइज़ करके, तो वही सिम्पटम को ठीक करता है। मतलब कि अगर वो जो भी सब्सटेंसेस हैं, अगर हेल्दी ह्यूमन में देंगे तो सिम्पटम्स प्रोड्यूस करेगी, और उसी को पोटेंटाइज़ करके अगर हम किसी भी ऐसे पर्सन में देंगे जिसको वो कंडीशंस है, तो उसी को क्योर करती है। तो ये होम्योपैथी की खूबसूरती है। और जैसे सिर दर्द की होम्योपैथी में बहुत सारी दवाई आती हैं, जैसे एलोपैथी में आपने बात किया, या अदर से जो सिस्टम मेडिसिन में एक हेडेक की कोई दवाई होती है, पेट दर्द की दवाई है। हमारे होम्योपैथी में कम से कम 100 पेट दर्द की दवाइयाँ होंगी, 100 हेडेक की दवाई होंगी। राइट साइड हेडेक है, लेफ्ट साइड हेडेक है, कोल्ड के एक्सपोज़र से हेडेक हुआ, किसी ने डाँट दिया उसके बाद हेडेक हुआ, किसी को कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई, डिसअपॉइंटेड लव के बाद हेडेक हुआ। हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर हम लोग के पास एक रूब्रिक होता है, उसके बाद जब हम लोग दवाइयाँ देते हैं, तो ऐसे मिरेकलस काम करती है कि कई बार पेशेंट सुबह आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब ऐसी कौन-सी दवा दे दी आपने, जो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल शरीर हल्का लगने लगा, मैं बिल्कुल हेल्दी हो गया। मेरा 10 साल का सिर दर्द 1 दिन में खत्म हो गया। आपने ऐसी कौन-सी दवाएँ दे दी? हुँ, हुँ। तो जैसे अक्सर हम देखते हैं कि अगर घर में कोई होम्योपैथी की दवाई ले रहा है, वो गोलियों वाली, मीठी गोलियाँ जो जी। होती हैं, तो बच्चे भी माँग लेते हैं खाने के लिए, माएँ बच्चों को भी दे देती हैं। सो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है इसका, मतलब कोई भी ले सकता है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो होम्योपैथिक दवाइयों को नहीं होता है, क्योंकि जो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन्स होती हैं, जो मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, बाकी जो सिस्टम मेडिसिन्स है उसके कंपैरेटिवली इसमें मेडिसिनल सब्सटेंस बहुत ही माइन्यूट होते हैं।
माइन्यूट होने का रीज़न ये है कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो हमारे सेलुलर लेवल पे जाके एक्ट करती हैं, जो कि नैनो पार्टिकल रिसर्च में भी अभी बताया गया है। जब ये सेल्स में जाके रिस्टोरेशन करती हैं तो वो सारी चीज़ को हील करता है। जैसे आपने बोला कि घर में बच्चों ने ले लिया या किसी ने ऐसे होम्योपैथी की मेडिसिन ले ली, ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करता है, बट अगर इस तरीके से बार-बार दवाइयाँ लेते हैं तो कहीं न कहीं जब उस दवा की ज़रूरत होती है तो उस दवा का जो यूज़ होता है उस इंसान में काम नहीं आता है। क्योंकि और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप होम्योपैथी दवाइयाँ कई लंबे समय तक लेते रहें बिना किसी कारणवश, तो वो डिसीज़ भी जो सिम्पटम्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस कर देती है। कई बार ऐसा भी होता है। तो जैसे अभी आपने कहा था कि क्रोनिक डिजीज़ में भी होम्योपैथी कारगर होता है। सो क्रोनिक डिजीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है डॉक्टर? क्रॉनिक डिसीज़ जैसे सोरियासिस जैसी कंडीशन में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। विटिलिगो जिसे सफ़ेद दाग बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। लिवर सिरोसिस में बहुत अच्छा काम करती है। जॉइंट से रिलेटेड जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। सो ये मतलब कैंसर जैसी बीमारी में भी आप कह रहे हैं कि ये कारगर है? देखिए मैम, जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, अगर आप इसके रिसर्च में जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये सारी चीज़ें सेलुलर लेवल पे एक्ट होती है। कैंसर मतलब कि जब सेल जो है अनकंट्रोल्ड वे में जब ये डिवाइड होने लगती है तो वही कैंसरस कॉज बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो पावर ऑफ सेल होता है, न्यूक्लियस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर डीएनए होता है, सेल के अंदर आरएनए होता है। कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर फैक्टर होता है जो कि उस सेल के अंदर उसको अनकंट्रोल्ड डिवीजन की ओर उसको ले जाता है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ, जो कि मैंने आपको अभी पहले भी कहा कि होम्योपैथिक दवाइयाँ हमारे शरीर की कोशिकाओं जो सेल होती हैं वहाँ पर जाके एक्ट करती है। इसीलिए होम्योपैथी कहते हैं कि जड़ से चीज़ों को कंप्लीट क्योर करती है, क्योंकि जब क्रोनिक कंडीशन होती है या कई बार ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है तो उसमें जो एक्शन होता है सेल का, चाहे उस सेल का डिस्ट्रक्टिव मोड हो, चाहे वो सेल का विकराल रूप जो होता है वो सेलुलर लेवल पे ही स्टार्ट होता है। ऐसे में हमारी जो दवाइयाँ होती हैं हमारे शरीर के हर एक कोशिका, हर एक सेल के अंदर जाती हैं और उसके अंदर जो भी डीअरेंजमेंट हो रहा हो, किसी कारणवश हो रहा हो, उसको स्टोर करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि हमारी जो क्रोनिक कंडीशन है, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे वो कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ हो, सब में होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है मैम, और बिना साइड इफ़ेक्ट के वो भी। तो जैसे अगर ये इतना कारगर है लेकिन लोगों को कहीं न कहीं हिचकिचाहट होती है। हिचकिचाहट ना भी हो, लोग कहते हैं अच्छा चलो ये ट्राई कर लेते हैं, हाँ, चलो ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन भरोसा पूरा नहीं होता। तो जब हम डब्ल्यूएचओ जैसे हेल्थ बॉडीज़ को अगर हम देखें, तो वो कैसे कितना रिकॉग्नाइज़ करती देखिए हैं? मैम, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले की स्टडीज़ है डब्ल्यूएचओ की, उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी जो है, वो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मेडिसिन आज की डेट में कहला रही है। और कहीं न कहीं एक जो बाज़ारवाद है या जो मार्केट है, उसको भी एक बहुत तेज़ी से एक फ़ियर डेवलप हो रहा है कि होम्योपैथी बहुत तेज़ी से लोग वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोविड में लोगों ने बहुत सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट देखे। और आज भी आपने न्यूज़ में आप देखते होंगे डेली कोई ना कोई कि बहुत सारे यंगस्टर हैं जो काफ़ी कम एज के हैं, जिनको हार्ट अटैक की कंडीशन हो रही है। और बाकी भी बहुत सारे जो फॉरेन कंट्री हैं, वहाँ के लोगों ने भी बहुत सारे मीडिया ने भी ये चीज़ उजागर की है कि कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स थी कोविड के टाइम पर, या बहुत सारे ऐसे आज के समय में जो मेडिसिन्स हैं, कहीं न कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज जैसी कंडीशंस आ रही हैं। तो लोगों को कहीं न कहीं एक ऐसी पैथी जहाँ बिना साइड इफ़ेक्ट उनके हेल्थ को रिस्टोर करना, उनके परिवार को सुरक्षित रखना, उनके बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने एक मोड ऑफ जो होम्योपैथी है उसको अपनाना स्टार्ट किया है, और लोगों का भरोसा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि कोविड के दौरान ये तो हर घर में अम, एक ख़ास वो दवाई मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा आपको आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम हाँ, ये सब घरों में था। हुँ? जी, तो अगर भरोसा नहीं है तो आप क्यों ले रहे हैं, है ना? जी, हर घर ने ये खरीद कर रखा था जी, कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। जी, हाँ, तो कहीं न कहीं एक हमारा वो तो था कि चलिए इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, हम ले लेंगे तो अ, इसको ट्राई मतलब भरोसा है शायद, यस। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि मार्केटिंग नहीं है। ज मार्केटिंग कहीं न कहीं इसका मेन जो फैक्टर था, बट अब जो है मैम बताना चाहूँगा कि जो भारत है, यही पूरा ग्लोबल होम्योपैथी का विश्व गुरु बनने जा रहा है। और कहीं न कहीं पूरे एक स जो पूरा हमारा वर्ल्ड है, वो बहुत तेज़ी से डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि होम्योपैथी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि कहीं न कहीं साइड सभी के मन में एक फ़ियर डेवलप हो चुका है कि कहीं ऐसी इस मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या मेरे बच्चे को साइड इफ़ेक्ट तो ना हो जाए। कई बार बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स या बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ मेरे पास आती है कि डॉक्टर साहब मुझे सोरियासिस है। आप मुझे ऐसे बच्चे को कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जी इसको कहीं ना सोरियासिस हो जाए।
या क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत वीकनेस आ गई जब से मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ, उसमें मुझे साइड इफ़ेक्ट की वजह से या स्टेरॉइड है उसकी वजह से कोई वीकनेस हो रहा है। आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो आप दे दीजिए जो मेरा परिवार सुरक्षित रहे। तो लोग मैम अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है। जो लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, दूसरे को रिकमेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं खुद ही एक बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे डॉक्टर्स अपने बच्चों को मेरे पास लेके आते हैं। मैं पूछता हूँ कि सर आपने दवाइयाँ क्यों नहीं दी? तो वो बोलते हैं यार तुझे तो पता ही है कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे होती हैं जो कि स्टेरॉइड होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के लीवर, किडनी पे अभी सारी इफ़ेक्ट पड़े, तो तू दवा दे दे। बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो कि अब सारे बच्चों का ट्रीटमेंट मुझसे ही कराते हैं मैम। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर, अगर हम बात करें गर्भवती महिलाएँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर बच्चों के लिए, ये एक डाउट मन में उठता है कि ये सेफ़ नहीं है होम्योपैथी की दवाइयाँ। मैम होम्योपैथी की दवाइयाँ प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत सेफ़ हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आती हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है। कई बार बहुत सारे पास मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होने लगती है, क्योंकि जब बेबी 7-8 मंथ का हुँ। होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हार्मोनल चीज़ें होती हैं या एंजाइम्स होते हैं बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर वोमिटिंग, ईचिंग, या कई बार बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स अपने बेबी को लेके आते हैं, मतलब बेटी को लेके आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई है जो इसके डिलीवरी जो नॉर्मल हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं जो कि हार्मोनल लेवल को बैलेंस करती हैं, वोमिटिंग हो गया, ईचिंग हो गया। और प्रेगनेंसीज़ में दवाइयाँ सेफ़ होती हैं, बट ध्यान रखें कि किसी भी एक्सपर्ट के एडवाइस से ही लें, सेल्फ मेडिकेशन ना लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देनी होती हैं, जैसे कराया पपाया, जिसे पपीता बोलते हैं। और ये बहुत पुराने टाइम से भी लोग कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं इनको पपीता नहीं देना चाहिए, तो उसी से बनती हाँ, दवाइयाँ कराया पपाया। पाइनएप्पल नहीं यस। देना चाहिए। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि वो जो बच्चा जो डेवलप हो रहा होता है या जो माँ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग किसी न किसी डॉक्टर के एडवाइस से ही दवा लें, और बिल्कुल सेफ़ होती है, और उसकी पोटेंसी, उसका रिपिटेशन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। आप बिना साइड इफ़ेक्ट के अपने आप को, अपने बेबी को, अपनी वाइफ़ को सुरक्षित रख सकते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन के द्वारा। बट सेल्फ मेडिकेशन जो है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है एलोपैथी में। जी। हम ओवर द काउंटर जाके कुछ भी ले लेते हैं अपने आप से, सोचते हैं कि डॉक्टर की फीस तो बच रही है, तो पता ही है कि कौन सी दवाई लेनी है। जी। लेकिन होम्योपैथी में भी ऐसा होता है क्या? देखिए, आजकल जो यूट्यूब का और सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग कई बार हम लोग के पास आते हैं कि मैम, जैसे मैं बच्चे का डॉक्टर हूँ, एडीएचडी ऑटिज़्म, तो कोई कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने बेराइटा कार्ब देखी थी, क्या इसको ले लूँ? बच्चा बोलने लगेगा। तो बताना चाहूँगा कि जैसे बेराइटर कार्ब हो गई, या बच्चे को चोट लगी आर्निका हो गई, या जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आर्सेनिक एल्बम जो है इम्यूनिटी को बढ़ाती हुँ। थी, कफ कोल्ड में काम करती थी। इन सभी दवाइयों का चयन जो है, उसकी जो पोटेंसी है, उसका रिपिटिशन है, ये सब भी निर्भर करता है आपके जो स्थिति है उसको किस तरीके से रिस्टोर करेगा, आपको जो जड़ से बीमारी को कैसे ख़त्म करेगा। इसलिए डॉक्टर्स का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आर्सेनिक एल्बम है या बेराइटा कार्ब है, इसकी भी पोटेंसी 6 होती है, 12 होती है, 30 होती है, 100 होती है, 1000 होती है, सीएम होती है। कौन-सी पोटेंसी, कौन से समय, किस कंडीशन में लेना चाहिए, वो आपको नहीं पता है, क्योंकि डॉक्टर जो अपने 6 साल जिन्होंने पढ़ाई किया है, जो एमडी हुँ। 3 साल करने के बाद जो उनको अनुभव है, वो चीज़ आप नहीं ले सकते। और जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप बिना किसी कारणवश कोई भी दवाइयाँ लंबे समय तक लेते हैं, और इवन होम्योपैथी की दवाइयाँ, तो वो भी ड्रग प्रूविंग होने लगती है। कहीं न कहीं कुछ सिम्पटम्स आपके अंदर आने लगते हैं। इसलिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी को यही कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना लें, कोई भी पैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो या आयुर्वेदा हो या कोई भी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हम लोग के पास आते हैं मैम, जो कि केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं सेल्फ मेडिकेशन के बाद, जब आप खुद कई लंबे टाइम तक, जैसे मेरे पास लास्ट वीक एक फीमेल आई थी जो कि काफ़ी लंबे टाइम से पेन किलर ले रही थी। उनको मैंने एडवाइस किया कि आप कुछ टाइम तक पेन किलर जो है वो बंद कर दीजिए, फिर मैं आपको मेडिसिन दूँगा। फिर उन्होंने, पता चला 5 दिन के बाद कि उनकी किडनी फ़ेल हो गई। तो एम्स में उन्होंने दिखाया तो बताया कि आपने जो पेन किलर लिया था, जो काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे थे, तो इसलिए आपकी दोनों किडनी काम करना बंद कर दी है। तो कहीं न कहीं उनको जो उसके पीछे का जो साइड इफ़ेक्ट है वो नज़र नहीं आता, जो कि आपके आगे चल के आपके हेल्थ को, आपके परिवार को, आपके फैमिली को एक मेंटल ट्रॉमा दे सकता है। तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना लें, चाहे वो कोई भी पैथी हो। तो क्या हम ये होम्योपैथी, एलोपैथी साथ-साथ ले सकते हैं क्या?
देखिए, होम्योपैथी और एलोपैथी मेडिसिन्स जैसे कि वो डिपेंड करता है कि डिसीज़ जो है वो कौन सी डिसीज़ है, उसकी कंडीशन क्या है। और अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन्स एलोपैथी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, बट उसमें कुछ गैप होना चाहिए। और देखना होगा कि जो दवाइयाँ हैं वो आप किसी डॉक्टर्स के परामर्श से ले रहे हैं। क्या आपने डॉक्टर्स को बताया है कि डॉक्टर साहब हम एलोपैथी की जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है या शुगर की दवाई है, हम ले रहे हैं। या कई बार बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं थायराइड की दवाई ले रही हूँ, बीपी की दवाई ले रही हूँ, शुगर की दवाई ले रही हूँ, क्या आपके पास कोई होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं? तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उनको कोई भी दवाई स्टॉप नहीं कराते हैं। हम उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ भी देते हैं, उसके बीच में गैप रखते हैं और धीरे-धीरे जब उनकी चीज़ें सब कुछ उनके लाइफ़स्टाइल जो है, उनका जीवन शैली जब सब चीज़ों को हम लोग डाइट से, दवाइयों से जब कंट्रोल में ले आते हैं, तो उनकी डोज़ेज़ को हम लोग धीरे-धीरे मिनिमाइज़ करते हैं। जब वो सारी चीज़ नॉर्मल रेंज में आ जाती है, फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि अब आप चाहें तो इसकी जो होम्योपैथी दे सकते हैं, ले सकते हैं और एलोपैथी स्टॉप कर सकते हैं। वो कंडीशंस के बाद देखते हैं और कई बार हम लोग बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कराने के बाद ही निर्णय लेते हैं। अब बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के देखे हुए ये निर्णय नहीं लेते हैं कि दवाइयाँ स्टॉप कर दें होम्योपैथी के साथ एलोपैथी या चलते रहने दें। लेकिन ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये खतरनाक होता है कि कोई भी चीज़ आप अनप्रिस्क्राइब्ड खुद से ले रहे हो ओवर द काउंटर, तो ये सही तो नहीं होता। लेकिन डॉक्टर, अगर हमें ये पहचानना है कि एक अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर, अब हर कोई डॉक्टर प्रिंस के पास तो आ नहीं सकता। जी। क्योंकि इतना बड़ा देश है। तो अपने मोहल्ले में, अपने आस-पास एक अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर अगर पहचानना है, ढूँढना है, तो कैसे ढूँढे? देखिए, सबसे पहले किसी भी इंसान की पहचान उसके एकेडमिक बैकग्राउंड से होती है मैम। हुँ, और बहुत सारे आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो एक बुक पढ़ लिया और दवाइयाँ दे रहे हैं, और किसी ने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है, जिन्होंने अपने 6 साल उसमें दिए हैं, हुँ, हुँ, उन्होंने सारे सब्जेक्ट का नॉलेज है, क्योंकि होम्योपैथी भी एलोपैथी के तरीके से सारे सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो एनाटॉमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे गायनी हो, चाहे पैथोलॉजी हो। जिन्होंने अपने 6 साल के करियर, जिन्होंने उस स्टार्टिंग 1 साल से 6 साल तक उस सब्जेक्ट के साथ बिताया है, जिन्होंने उसके कोई भी बीमारी है उसकी पैथोलॉजी से लेके, उसके एनाटॉमी से लेके, उसकी हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ा है, उसको देखने के बाद जो दवाई देता है। और एक जो है जो आपके हो सकता है गली मोहल्ले या कोई ऐसा हो सकता है उनके पास बहुत लंबी लाइन लगी हो, परंतु कहीं न कहीं उनको हो सकता है कि मेडिसिनल का नॉलेज हो, लेकिन उस डिसीज़ की जो डीप पैथोलॉजी है हुँ, या कहीं न कहीं जो डायग्नोस्टिक जो एक होता है जो कि डिसीज़ को क्योर करने में काफ़ी हेल्प करता है, वो जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है। तो ऐसे में आप सबसे पहले देखें कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया है। उसके बाद आप जब डॉक्टर्स के पास जाएँगे तो आपको खुद ही चीज़ों का अनुभव हो जाएगा कि डॉक्टर साहब जो हैं अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर हैं, ये नहीं। और दूसरी चीज़ कि होम्योपैथी में जब हम लोग पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट के मानसिक, शारीरिक, उसके सारे जब बैकग्राउंड को अगर कोई डॉक्टर इस तरीके से आपसे पूछ रहा है प्रश्न हर चीज़ के बारे में, तो आप समझ जाइए कि डॉक्टर साहब आपको अच्छी तरीके से देख रहे हैं। और उसके बाद जो दवाइयों का चयन हुआ होता है वो बहुत सटीक होता है, वो बहुत अच्छा काम करती है और कम समय में काम करती है। जैसे कि आपने बोला कि बहुत लेट से काम करती है। अगर हुँ, इस हुँ। तरीके से केस टेकिंग करने के बाद हम दवाइयाँ देंगे, तो बहुत फ़ास्ट दवाइयाँ काम करेंगी, बट क्रोनिक केसेज़ में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। डॉक्टर, चूँकि आप एडीएचडी, ऑटिज़्म इस तरह के जो बच्चे हैं, उनका आप स्पेशलाइज़ेशन है आपके पास। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर प्रिंस जो हैं, इस तरह के पेशेंट्स पे बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर, मन में एक डाउट आता है कि जब बच्चा एक किस्म से इस तरह से परेशान हो, एडीएचडी हो या ऑटिस्टिक हो, तो उस पर होम्योपैथी कितना असरदार है? आप मतलब आपके पास तो पेशेंट्स बहुत आते हैं, बट क्या वो सचमुच में फ़ायदा कर रहा है? मैम, जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी इस एडीएचडी ऑटिज़्म को लेके, तो नोएडा सेक्टर 40 में एक निपिड है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चों के सर्टिफ़िकेशंस होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर होरा सर थे, वो बहुत बड़े एलोपैथिक डॉक्टर थे पीडियाट्रिक के। तो जब मैं उनके पास गया, देखा कि वो एलोपैथी की जगह पर होम्योपैथी दवाइयाँ लिख रहे थे। सारे जब पेशेंट्स आ रहे थे, तो बच्चों को एलोपैथिक दवाइयाँ की जगह पे होम्योपैथी लिख रहे थे। तो मैंने 2-3 दिन उनके पास मैं बेसिकली बच्चों को ऑब्ज़र्व करने गया था कि किस किस तरीके के सिम्पटम्स ऐसे बच्चों में आते हैं। तो सर ने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? तो मैंने बोला कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ और मैं एमडी कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा विषय चयन किया है जो कि होम्योपैथिक दवाइयों का एडीएचडी, ऑटिज़्म या ऐसे बच्चों में क्या असर होता है।
तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कुछ सीखने के लिए। तो उन्होंने क्या कुछ दिन के बाद मुझे अपने साथ में बिठाया और बोला कि देखो मैं तो बहुत सारी किताबें पढ़ के दवाइयाँ देता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट ऐसे बच्चों में देखता हूँ, तुम भी मेरे साथ मिलके और हम दोनों मिलके ऐसे बच्चों में दवाइयाँ देते हैं। उस टाइम मैंने 3 साल का जो मेरा समय था, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ सर के साथ मिलकर जब बच्चों में दिया मैम, इतने मेरेकुलस रिजल्ट देखे मैंने, क्योंकि वो सर जो कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते थे, उनका जो एज थी उस टाइम पे 60+ थी, और वो ऐसे बच्चों में जब दवाइयाँ दे रहे थे, तो देखा मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट। फिर मैंने जब खुद उनकी सारी चीज़ों को समझा, उनसे सीखा और होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा ऐसे बच्चों में जब रिजल्ट देखना स्टार्ट किया, तो वहाँ से मेरी जर्नी और कॉन्फिडेंस स्टार्ट हुआ। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि एम्स, गंगाराम या बहुत सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से होके आते हैं मैम, और होम्योपैथी के मेडिसिन्स के द्वारा ही मैं उन बच्चों को स्पीच डिले, उनका कंसंट्रेशन, एडीएचडी, ऑटिज़्म, बिहेवियर इशू, इन सभी चीज़ों में मैम पिछले 8 ईयर में बहुत ही अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिए हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ को मेरे ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ा। और आज के समय में बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो दूसरों को रिकमेंड करती है कि डॉक्टर प्रिंस के पास जाइए बच्चों को लेके, और बहुत दूर-दूर से, इवन दुबई से, शिकागो से, यूएसए से, कनाडा से बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि केवल स्पेशली मुझे दिखाने आते हैं, क्योंकि किसी ने बताया कि मैंने अपने बच्चों को बहुत जगह दिखाया था बट होम्योपैथी में ही इसका रिजल्ट मिला। तो आज के समय में बहुत सारे लोग मैम आते हैं दूर-दूर से, और यही मैं आपसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाह रहा था कि जो लोग बोलते हैं कि प्लेसिबो होती है, अगर प्लेसिबो होती तो स्पीच डिले ऐसे बच्चों में स्पीच नहीं आती, या जो ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और हम दवाइयाँ देते हैं और वो रिकवर कर जाता है, तो ऐसे में तो ज़रूर ये कहीं न कहीं ये प्रमाणित करता है कि होम्योपैथी जो है प्लेसिबो नहीं है। या कह लीजिए कि पेरेंट्स में वो पेशेंस भी नहीं होता, इंस्टेंट चाहते हैं वो। जी, हाँ, है ना? वो वर्क शायद एक तसल्लीपूर्वक जो काम करना चाहिए कि इसमें चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी, वक़्त तो लगेगा ही, जी। वक़्त तो लगता ही है। बट एडीएचडी में जो पेशेंट्स अभी सडन राइज़ देखते हैं हम, मतलब अक्सर हमारे आस-पास हम सुनते हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं, "अरे! हमारे बच्चों को तो ऑटिस्टिक बता दिया, एडीएचडी है।" वो घबरा जाते हैं। तो क्या ये बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं दवाइयों से, या क्या मतलब? देखिए, ऑटिज़्म एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। उस स्पेक्ट्रम के अंदर एडीएचडी, हाइपर एक्टिव और भी बहुत सारे बिहेवियरल इश्यू आते हैं मैम। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं मोबाइल पर या सोशल मीडिया पर देख के बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा एडीएचडी, ऑटिज़्म इसके सिम्पटम है। बट कहीं न कहीं वो कई बार ऐसे भी हम लोग पेशेंट देखते हैं कि बच्चा नॉर्मल रहता है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, अटेंशन डिफिसिट है। क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने वीडियो में, रील में देखा कि बच्चा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले के बच्चों और आज के बच्चों में बहुत डिफरेंस है। आज के बच्चे थोड़ा एडवांस हैं, इसलिए थोड़ा-सा उनकी एनर्जी लेवल वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि जो बच्चों में आज के डेट में ये जो एडीएचडी, ऑटिज़्म ऐसी जो प्रॉब्लम आ रही है, कहीं न कहीं पैरेंटल जो ट्रेनिंग है या पैरेंटल जो केयर है, कहीं न कहीं उसमें बहुत बड़ा गैप आ रहा है बच्चे के और जो मदर हैं या फादर हैं उनके बीच में। क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ टाइम देना चाहिए, जैसे कि बच्चे को 1 से 5 साल के बीच में बच्चे को केवल एक ही सब लैंग्वेज समझ में आती है, प्यार, लव, केयर, अफेक्शन। और कहीं न कहीं आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में मैम ये जो लव, केयर, अफेक्शन है ना, हुँ, हुँ। ये कहीं न कहीं ख़त्म होता जा रहा है। इसी के लिए इसी वजह से लोगों के बीच में थोड़ा-सा आप देखेंगे कि पहले के लोगों में जो प्यार होता था और आज के लोगों में प्यार में कहीं न कहीं एक डिफ़रेंस है। क्योंकि समय और जो तेज़ी, ये जो मॉडर्नाइज़ेशन जिसे कहा जा रहा है, या लोग जो हैं, लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपके बच्चे के लिए प्यार, आपका क्वालिटी ऑफ टाइम ही बहुत ज़रूरी है, तभी उसके ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकता है। क्योंकि आपके अंदर जो हार्मोन होते हैं, बच्चे के जो अंदर हार्मोन्स होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे केसेज़ में हम लोगों ने देखा है कि जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, कहीं न कहीं इनका जो सिक्रीशन होता है, ये कम हो जाता है, जब आप बच्चे को मोबाइल, टेलीविज़न, गैजेट्स इस सब में ज़्यादा एंगेज रखते हैं तो। मतलब ये रिसर्च कहती है कि यस। हैप्पी हार्मोन जो है वो कम सीक्रेट हो रहे हैं। यस, हैप्पी हार्मोन्स ऐसे बच्चों में बहुत कम सिक्रीट हो रहे हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये जैसे हैप्पी हार्मोन्स। क्योंकि जब वो मोबाइल्स में कहीं न कहीं मोबाइल, टेलीविज़न से होते हैं, तो वो बेसिकली माइंड में एक डिस्ट्रैक्टिविटी क्रिएट करता है। कहीं न कहीं वो जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जिससे ब्रेन का सारा डेवलपमेंट होना था, वो कहीं न कहीं स्टक होता है। ब्रेन के कुछ ही पार्ट डेवलप होते हैं। तो उन बच्चों में आप देखेंगे कि वर्चुअल ऑटिज़्म के सिम्पटम्स आ जाते हैं। वर्चुअल ऑटिज़्म मतलब कि ऐसे बच्चे जो पहले नॉर्मल थे, मम्मी-पापा सब कुछ बोल रहे थे, बट आपने उनको काफ़ी लंबे समय तक स्क्रीन टाइम दिया, तो वो उसी लैंग्वेज, कई बार तो ऐसे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा चाइनीज़ बोलता है, ऐसा मेरा बच्चा तो ऐसा हैंडराइटिंग लिखता है, मुझे समझ नहीं आता, ये जो मोबाइल में देखता है। तो मैं इनको यही बार-बार समझाता हूँ कि आपने जो मोबाइल दिया है, उसी वही सारी चीज़ें उसके माइंड में इम्प्रिंट हो गई हैं।
तो उनका दूसरा सवाल कि डॉक्टर साहब कैसे ठीक होगा? तो बहुत सारी ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती हैं जो माइंड के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, हैप्पी हार्मोन्स के लेवल को इंक्रीज़ करती हैं। साथ ही मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना नया-नया इनपुट देंगे, जब बच्चे के अंदर उसको एक्सपोज़ कराएँगे अलग-अलग जगह पे, घर से बाहर निकालेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएँगे, तो जब नई-नई चीज़ें उसके माइंड में इनपुट देंगे तभी आउटपुट निकल के आएगा। क्योंकि डेली बच्चा एक ही चीज़ मोबाइल में देख रहा है, तो उसका जो इनपुट है वो सेम जो मोबाइल में देख रहा है वही है। हुँ। लेकिन आप जब बच्चे को मंदिर ले जाएँगे, उसको मार्केट ले जाएँगे, उसको नई-नई पब्लिक प्लेस पे एक्सपोज़ कराएँगे, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं बच्चे के अंदर ये जो सारे इश्यूज़ हैं, धीरे-धीरे सेटल होना स्टार्ट हो जाएँगे मैम एक टाइम के बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रिंस, बहुत जी। अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और एक भरोसा आप जैसे डॉक्टर जब प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो भरोसा भी बिल्ड होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, जल्द मिलूँगी आपसे एक नए एपिसोड में। अभी आप मुझे दें इजाज़त, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये जानकारी हर किसी को हासिल हो सके। नमस्कार।